उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन होनी चाहिए, किसी भी फैमिली लाइन में उसे डिसकंटिन्यू नहीं करना है। जैसे डिसकंटिन्यू होगा वो सीज कर जाएगा एज अ कस्टम, एज अ यूसेज। ठीक है। एग्नेट्स कौन होते हैं? कब कहेंगे कि दो व्यक्ति जो है वो एक दूसरे के एग्नेट है? दिव्यांश। हम ये केवल मेल के थ्रू यदि रिलेशन है तो वो एग्नेट में आएंगे, और बीच में यदि कोई फीमेल आ जाती है तो वो फिर कॉग्नेट में आएंगे। ठीक है। ठीक है। तो आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज कर लिया है। अब आते हैं हम सेक्शन 8 में। सेक्शन 8 को बस हमने ऊपर से देखा था कि सेक्शन 8 किसके बारे में बात करता है। तो इंटरस्टेट सक्सेशन का मतलब क्या हुआ? कोई भी ऐसा सक्सेशन जहाँ पे कोई भी ऐसा डिवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है जहाँ पे जो व्यक्ति है, मृत व्यक्ति जो है, उसने कोई वसीयत ना बनाई हो और उसका किसको कितना शेयर देना है वो नहीं बताया हो। तो उसकी मृत्यु के बाद जब उसकी प्रॉपर्टी डिवॉल्व करती है तो उसे हम बोलते हैं इंटेस्टेट सक्सेशन। और सेक्शन 8 जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट का, वो उससे डील करता है। हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट में पीछे में एक शेड्यूल दिया गया है जहाँ पे क्लास 1 क्लास 2 एयर्स बताया गया है। कौन कौन एयर्स मतलब उनके कौन वारिस होंगे उस प्रॉपर्टी के। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 क्या होता है कि अगर कोई मेल हिंदू, अगर किसी मेल हिंदू की प्रॉपर्टी की डेथ हो जाती है तो उसके प्रॉपर्टी की इंटरस्टेट सक्सेशन कैसे होगी? सबसे पहला जो हक होगा, पहला राइट्स जो होगा उस प्रॉपर्टी में, वो किसी किन्हें मिलेगा? क्लास 1 एयर को। जो क्लास 1 में होंगे उन सभी को वो प्रॉपर्टी मिलेगी। जितने लोग होंगे क्लास 1 में, उन सब में, जैसे मान लीजिए क्लास 1 में हमारे पास 5 लोग बचे हैं जो जीवित है अभी, तो उन पांचों में 1/5 1/5 1/5 करके उन्हें मिल जाएगा। अगर क्लास 1 में कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी वारिस जो है वो क्लास 1 में हमें नहीं मिल पा रहा है, तो प्रॉपर्टी किसे मिल जाएगी? क्लास 2 के एयर्स को। तो जब शेड्यूल आप देखेंगे तो शेड्यूल में क्लास 1 में बता दिया गया है, क्लास 2 में अलग अलग क्लासेस में अलग अलग पॉइंटर्स में उसे बांटा गया है। तो क्लास 2 में जब प्रॉपर्टी डिवॉल्व होती है, पहले हम लोग शेड्यूल देखते हैं। ठीक है। क्लास 1 की शेड्यूल देखिए, कोई पढ़िए। आस्था, आप पढ़िए। क्लास 1 में कौन कौन से लोग होंगे वो बताइए हमें। निधि, आप पढ़िए। हम क्लास 1 एस में सन, daughter, widow, mother, son of a predeceased son, daughter of a predeceased son, son of a predeceased daughter, daughter of a predeceased daughter, widow of a predeceased son, son of a predeceased son of a predeceased son, daughter of a predeceased son of a predeceased son, widow of a predeceased son of a predeceased son, son of a predeceased daughter of a predeceased daughter, daughter of a predeceased daughter of a predeceased daughter, daughter of a predeceased son of a predeceased daughter, and daughter of a predeceased daughter of a predeceased son. इतने हैं मैम। तो क्लास 1 में एयर में अगर हम देखेंगे, क्लास 1 के एयर में ये जो लिस्ट है आपको याद हो जाना चाहिए। और आप याद, जो भी न्यूमेरिकल्स इसके क्वेश्चंस आते हैं उसके थ्रू आप इसे याद कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। मेंस में भी शायद क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन आप जब क्वेश्चन बनाने लगेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन है? तो इसमें सबसे क्लोज रिलेटिव जो होते हैं क्लास 1 में, क्योंकि क्लास 1 वो लोग हुए जिन्हें किसी व्यक्ति की मृत्यु, किसी मेल की मृत्यु के बाद उन्हें प्रॉपर्टी मिलती है, तो वो लोग आते हैं इस कैटेगरी में, क्लास 1 की कैटेगरी में, जो सबसे क्लोज होंगे। तो कौन होंगी? वो माँ होंगी। अगर उनकी शादी हो रखी है तो उनकी विडो होंगी। पुत्री, पुत्र। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति है जो उनके पुत्र के पुत्र, प्री डिसीज पुत्र होंगे, उनकी डॉटर होंगी। प्री डिसीज, अगर प्री डिसीज कहने का मतलब होता है जिनकी मृत्यु जो है वो उस व्यक्ति के जीवन काल में ही हो गई हो। ठीक है। तो अगर कोई उनकी पुत्री है जिनकी डेथ हो चुकी है तो उनके जो बेटा और बेटी होंगे उन्हें मिलेगा। पोते के बच्चों को मिलेगा, मृत पोते के बच्चों को मिलेगा। और अगर प्री डिसीज सन है तो प्री डिसीज सन के प्री डिसीज सन के प्री डिसीज सन मतलब कि पोता, बेटा जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसका जो बेटा है उसकी भी मृत्यु हो चुकी है, उसकी
विडो को, ठीक है? फिर प्रीडिसीज डॉटर के सन की डॉटर को, पोती को, परपोत्री को, और प्रीडिसीज सन के डॉटर को। तो ये टोटल 11 लोग हैं जिन्हें क्लास 1 की कैटेगरी में रखा गया है, और अगर इन 11 लोग में 11 के 11 व्यक्ति जिंदा हैं तो वो प्रॉपर्टी 1/11, 1/11, 1/11 में बढ़ जाती है। तो मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए मिस्टर एक्स है, ठीक है? एक्स का देहांत हुआ, और जब उनका देहांत हुआ तब उनकी माँ थी, उनके पिता थे, उनके एक बेटा था और एक बेटी थी, ठीक है? एक्स है, एक्स की मृत्यु हो चुकी है, उनकी माता है, उनके पिता है, उनका बेटा और बेटी, पुत्र और पुत्री जिंदा है। तो ये उनकी जो प्रॉपर्टी है वो किसे मिलेगी? कीर्ति, बताइए। हाँ कीर्ति, बोलिए बोलिए आप। मैम गलती से रेज हो गया था। अच्छा, ठीक है। निधि? मैम मदर को, सन को एंड डॉटर को। फादर को क्यों नहीं मिलेगी? क्लास 2 एयर में आता है फादर, क्योंकि ठीक है। तो फादर जो है, देखिए, जब भी हमारे पास कोई इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने क्या बताया कैटेगरी, सबसे पहले सेक्शन 8 जो प्रावधान हमारा है उसके अंतर्गत क्या दिया गया है कि क्लास 1 के एयर्स, जो क्लास 1 के वारिस हैं, उन्हें सबसे पहले हक मिलेगा और उन्हें बराबरी का हिस्सा मिलेगा। सेकंड पार्ट जो है वो ये कहता है कि अगर क्लास 1 में कोई नहीं है तब क्लास 2 वालों को मिलेगा। क्लास 2 में अगर नहीं है, अगर क्लास 2 में कोई नहीं है तब एग्नेट को, और एग्नेट भी नहीं है कोई तब कॉग्नेट को। तो यहाँ पे जो व्यक्ति थे, उनकी माता थी, उनका पुत्र था, उनकी पुत्री थी और उनके पिता थे। तो माँ, बेटा और बेटी, ये क्लास 1 एयर्स में है, ठीक है? जब इनिशियली हम इस तरीके के न्यूमेरिकल्स बनाते हैं तो हम शेड्यूल को हेल्प लेंगे। सबसे पहले शेड्यूल में देखेंगे कहाँ पे कौन है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसका बंटवारा करेंगे। तो यहाँ पे जो 4 लोग आएंगे, इसमें हम कैसे करेंगे, इन चारों लोगों को पहले हम देखेंगे कि क्लास 1 वाले कौन है, क्लास 2 वाले कौन है, ठीक है? क्लास 1 क्योंकि अब क्लास 1 में हमें मिल गया तो क्लास 2 में जाने की जरूरत है नहीं हमें। तो क्लास 1 में जितने लोग बचेंगे उन्हें बराबरी का हिस्सा दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 थी, माँ थी, बेटा था और बेटी थी। तो इन तीनों को एक 1/3 1/3 1/3 प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ठीक है? ये समझ में आया सबको? यस मैम। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अंजलि, बाकियों का क्या हाल है? किसी को दिक्कत है इसमें? मैम क्लास 1 में ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रहेंगे या इक्वल में रहेंगे सब? नहीं, इक्वल में रहेंगे। क्लास 1 में सभी को बराबरी हिस्सा मिलेगा, सबको बराबर हिस्सा मिलेगा। क्लास 1 में 11 लोग हैं जिन्हें बताया गया है, अगर वो 11 के 11 जिंदा है तो उन सभी को मिलेगा एक 1/11 1/11 1/11। अच्छा, 5 लोग जिंदा है तो जितने क्या, अलाइव हैं उस समय, जितने जितने अलाइव अलाइव हैं, हैं। जितने लोग जीवित हैं उसमें, उन सभी को मिल जाएगा, ठीक है? और क्लास 1 में जब प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो क्लास 2 में जाने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है? तो यहाँ पे पिता को क्लास 2 के कैटेगरी में रखा गया है ना? ये याद रखिएगा, माँ और विडो क्लास 1 में आती हैं, लेकिन पिता और भाई बहन ये क्लास 2 में आते हैं, ठीक है? विकास? यस मैम। ठीक है। अब बताइए कि एक व्यक्ति है, एक मेल है, मिस्टर एक्स वाई। अब उनकी मृत्यु हुई और उनकी माँ, उनकी विडो, उनके एक पुत्र का पुत्र, जिसका देहांत हो चुका है, उनके पुत्र का पुत्र और उनका भाई, इतने लोग जीवित हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है उनकी मिस्टर एक्स की, वो कैसे उसका बंटवारा होगा? उन्होंने कोई वसीयत नहीं बनाई है और इंटेस्टेट सक्सेशन करवाना है, और वो व्यक्ति जो है मिस्टर एक्स वो हिंदू है बाय रिलीजन।
इसमें क्लास 1 में के एयर्स कौन-कौन है? हेलो? आप कॉपी में लिख लीजिए, थोड़ी क्लैरिटी आएगी आपको। सब कॉपी में लिखिए, मैं किसी से भी रैंडमली क्वेश्चन पूछूँगी। हेलो? विकास, Ma'am, you are audible. मैम आपको आवाज़ आ रही है? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? जी। मिस्टर एक्स जो कि एक हिंदू मेल हैं, उनका देहांत हो जाता है सड़क दुर्घटना में। अब उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार में जो जीवित व्यक्ति हैं, वो है उनकी माताजी, उनके भाई, उनकी बिन बिहाई बहन, उनका पुत्र और उनके पुत्र का एक बेटा है जिसका 10 साल पहले एक्सीडेंट हो चुका था। वो पुत्र जो जीवित नहीं है, उनका एक पुत्र है। सन ऑफ अ प्रीडिसेस्ड सन। तो हर एक व्यक्ति इसमें बताइए किससे कौन-कौन लोग हैं जिन्हें प्रॉपर्टी मिलेगी? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? ठीक है अंजलि निधि, ठीक है मैं आती हूँ आप लोगों के पास। अमरेंद्र, आपको क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। हाँ, तो बताइए क्लास 1 के एयर्स कौन-कौन हैं? सबसे पहले जब हम अगर कोई मदर। हिंदू मेल होता है तो उसको कैसे प्रॉपर्टी डिवॉल्व करती है? उसकी मृत्यु के बाद कैसे प्रॉपर्टी डिवॉल्व करती है? इंटेस्टेट सक्सेशन कैसे होता है? सबसे पहले किसे मिलता है? उसमें सबसे पहले सन को मिलेगा। नहीं इसमें जो क्लास 11 1 दे रखे हैं 11 नहीं, नहीं क्लास 1 के एयर्स को मिलेगा। उसके बाद अगर क्लास 1 में कोई जीवित नहीं है तब क्लास 2 वाले को मिलेगा। क्लास 2 में कोई जीवित नहीं है तब एग्नेट को और एग्नेट भी और नहीं फिर है फिर कॉग्नेट को। सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग। ठीक है? यस मैम। मैंने यस जो मैम। आपको केस दिया है, मैंने जो फैक्ट्स बताए हैं उस केस के, उसमें कौन-कौन व्यक्ति है क्लास 1 के एयर्स कौन-कौन है? मदर्स हो गए, देखिए शेड्यूल विडो में हो गए, देखिए। सन हाँ, सन्स मदर हो और गई, सन हो विडो गया, हो गई विडो हो गई, और सन्स ऑफ प्रीडिजीज सन। प्री डिसीज़ सन हो गया। तो पिता को नहीं मिलेगा, भाई-बहन को नहीं मिलेगा नो। यहाँ क्योंकि भाई-बहन नो। और पिता जो है वो क्लास 2 में चले जाते हैं, है ना? यस मैम। यस मैम। तो कितने हो गए? बेटा, बेटी, विडो, मदर, सन ऑफ अ प्री डिसीज़ सन, 5 लोग। तो सबको यस कितना-कितना मैम। हिस्सा मिलेगा? 1 बाई 1 बाय 5, 5। 1 बाई 5, 1 बाई 5। ठीक है, किसे हिस्सा नहीं मिलेगा? पिता और भाई-बहन को। चाहे वो भाई बहन मैरिड हो या अनमैरिड हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका कोई राइट अक्रू नहीं करता उस प्रॉपर्टी में, जब तक कि क्लास 1 के heirs या जीवित हैं। ठीक है? यस मैम। ठीक है अमरिंदर? ये क्लियर है? अगर नहीं यस है मैम। तो यस। फिर से हम एक और क्वेश्चन करेंगे। नो मैं ठीक है? क्लियर। यस। अच्छा, ठीक है। आपको क्लियर है, बाकी सभी को क्लियर है? जिन्होंने लेट जॉइन किया है, क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो अगर साइलेंस को मैं प्रिज़्यूम कर रही हूँ यहाँ पे कि आप सभी को क्लियर है। मैम ठीक है? यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? मैम ये कौन इस किसने ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में पूछा? 3 पार्ट में डिवाइड होगी ना प्रॉपर्टी क्लास 1 में, हाँ, और क्लास 2 का राइट नहीं क्लास रहेगा 1 में बिल्कुल। क्लास 2 में राइटिंग जो भी मतलब देखिए, सबसे पहला स्टेप अब नाउ ये क्वेश्चन हमारे पास पुट हुआ। फिर से क्वेश्चन लिखिए, फ्रेश क्वेश्चन लिखिए। एक व्यक्ति है, हिंदू मेल है, जिसकी डेथ हो जाती है, अब उसकी प्रॉपर्टी को डिवॉल्व करना है। उसमें कौन-कौन है? उसकी 2 बहनें हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। उनका पिता है, उनकी माता है और उनका एक पुत्र है, एक बेटा है। ठीक है? क्वेश्चन समझ में आ गया? 2 बहन, माता-पिता और एक बेटा। ठीक है? फैक्ट समझ में आ गया क्वेश्चन का?
हाँ या ना कुछ तो बोलिए। यस मैम। यस Yes, यस ma'am. मैम। तो सबसे पहले जब हमारे पास क्वेश्चन आता है इस तरीके का इंटरस्टेट, हमें डेवल्यूशन करना होता है, प्रॉपर्टी को बांटना होता है उस प्रॉपर्टी को, तो सबसे पहले हम हेल्प लेते हैं सेक्शन 8 को। तो सेक्शन 8 सबसे पहले क्या बोलता है, बिल्कुल क्लियर है कि क्लास 1 के एयर्स को प्रॉपर्टी मिलेगी सबसे पहले। अब क्लास 1 के जो एयर्स होते हैं उन्हें प्रॉपर्टी कैसे मिलती है, तो वो सेक्शन 9 में बताया गया है। वो ये कहता है कि क्लास 1 में जितने भी लोग जीवित होंगे उन सभी को बराबरी का हिस्सा मिल जाएगा। तो यहाँ पे और क्लास 1, क्लास 2 जो मैं बोल रही हूँ वो कहाँ से पता चलता है हमें, तो जो पीछे में शेड्यूल दिया हुआ है हमारे एक्ट के, उस शेड्यूल में जाके हम देखते हैं कि क्लास 1 में कौन-कौन एयर्स आते हैं, कौन वारिस है क्लास 1 के अकॉर्डिंग, क्लास 2 के अकॉर्डिंग कौन वारिस है। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन आएगा तो इसमें हम अब हमारा सवाल जो है उसमें हम क्लास 1 वाले जो है उनको चुनेंगे। तो इसमें बताइए इमरान, क्लास 1 में कौन-कौन एयर्स हैं इसमें? मैम एक तो मदर है मैम, हाँ। एक सन है मैम, हुँ। बस इसमें, और मैम सिस्टर्स मैम आपके सेकंड में मैम। हाँ, तो सिस्टर और फादर नहीं आएँगे, एक माँ है, एक बेटा है, तो प्रॉपर्टी कितने में बढ़ जाएगी? हाफ हाफ। ठीक है, क्योंकि हमें 2 मिल गए, तो 1/2 में वो प्रॉपर्टी जो मिस्टर एक्स की प्रॉपर्टी है वो बंटवारा हो जाएगा। आधा माँ को मिलेगा, आधा उनके बेटे को मिलेगा। ठीक है? ओके मैम। ठीक यस मैम। है, क्लियर है? किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना लास्ट टाइम। हेलो? यस हेलो? मैम, क्लियर। क्लियर है? सबको क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम, क्लियर है मैम। ओके। तो ये बात तो हो गई क्लास 1 में। क्लास 1 में बहुत आसानी होता है क्लास 1 के एयर्स को बाँटना, बहुत आसान है। क्लास 1 में सिर्फ हमें देखना होता है कि कितने लोग जीवित हैं, और जितने लोग जीवित होते हैं, उन सभी लोगों में वो प्रॉपर्टी का हिस्सा बढ़ जाता है। 5 लोग जीवित हैं तो 1/5, 1/5, 1/5, 6 लोग हैं तो 1/6, 1/6, 1/6। तो क्लास 1 में जो बँटवारा होता है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जितने भी लोग वो इक्वली एक्वायर करते हैं उसको। ठीक है? तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी क्लास 1 के एयर्स में है तो बहुत ही आसान है। हम लोग उसे सिंपली बंटवारा बराबर का कर देते हैं। तो सेक्शन 8 जो है, जैसे कि हमारा आर्टिकल 14 जो है वो क्या है, एक जनरल है, उसके बाद 15-16 उसके स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स को बताता है। वैसे ही सेक्शन, अगर हमें देखना है कि जो डेवोल्यूशन हो रही है प्रॉपर्टी की, किसी मेल की प्रॉपर्टी की अगर डेवोल्यूशन हो रही है तो उसके लिए सिर्फ सेक्शन 8 काफी नहीं है। सेक्शन 8 हमें सिर्फ ये बताता है कि प्रॉपर्टी कैसे कैसे करेंगे। अब हर एक क्लास में किस तरीके से प्रॉपर्टी डिवॉल्व करेगी, उसके लिए हम लोग को सेक्शन 9 और सेक्शन 10 की भी हेल्प लेनी होती है। ठीक है, तो सेक्शन 9, राहुल आप पढ़िए सेक्शन 9। जैसे मैं बता रही हूँ ना कि क्लास 1 के एयर्स को बराबर मिलेंगे, तो ये कैसे पता मिलता है बराबर, ये बराबरी का हिस्सा कैसे साइमल्टेनियसली वो कब कैसे लेते हैं, ये हमें सेक्शन 9 बताता है। ठीक है, सेक्शन 9 पढ़िए राहुल। आप हिंदू मैरिज एक्ट देख रहे हैं? नहीं नहीं, हिंदू मैरिज एक्ट हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। आप गलत हैक लेके बैठे हुए हैं, तो इसमें कैसे आप पढ़ेंगे? ठीक है, खोलिए खोलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पढ़िए। सेक्शन 8 हमें जनरल रूल बताता है, क्लास 1, क्लास 2, एग्नेट एंड कॉग्नेट। अब आते हैं सेक्शन 9। हम्म, पढ़ी पढ़ी। सबके पास है बेयर एक्ट? एक मिनट रुकिए राहुल, जिनके पास बेयर एक्ट नहीं है वो राहुल की बात को गौर से सुनिए, जिनके पास बेयर एक्ट है वो अपने बेयर एक्ट को देखिए। पढ़िए राहुल। एक मिनट रुक जाइए राहुल। तो इसमें ये बताया गया है कि जब क्लास 1 में हमें बांटना होता है प्रॉपर्टी को, तो क्लास 1 में जितने एयर्स होते हैं उन्हें साइमल्टेनियसली प्रॉपर्टी मिलती है, मतलब एक साथ वो प्रॉपर्टी मिलती है। ठीक है, तो एक साथ कहने का मतलब हो गया, मतलब जो भी जितने हिस्सेदार होंगे उन सबको
बराबरी का हिस्सा मिल जाएगा, साइमल्टेनियसली मिलेगा। ऐसा नहीं है कि माँ है तो उसको एक ज्यादा मिल गया, बेटा है तो कम मिल गया, विडो है तो उसे ज्यादा दे दो, ऐसा नहीं होता है। जितने भी लोग जीवित रहेंगे क्लास 1 की कैटेगरी में, वो सारे हिस्सेदार बनेंगे एक साथ साइमल्टेनियसली, तो उन्हें प्रॉपर्टी जो है वो इक्वली डिवाइड होती है। ठीक है, तो ये क्लास 1 की हिस्सेदारी है। अब आते हैं क्लास 2 की हिस्सेदारी में। क्लास 2 में कब पहुंचेंगे? जब कोई क्लास 1 में जीवित नहीं होगा। क्लास 1 में कोई भी व्यक्ति अगर नहीं जीवित है, तभी हम क्लास 2 के एयर्स को प्रॉपर्टी बांटेंगे। लेकिन क्लास 2 में कैसे बटेगा, अब हमें राहुल पढ़ के बताएंगे। पढ़िए राहुल, सेक्शन 9 देखिए सब। हम्म, ठीक है। अब जो शेड्यूल है, पीछे पलटिए आप लोग, शेड्यूल को देखिए, क्लास 2 के शेड्यूल के, उसमें एंट्रीज में बंटवारा हुआ है, एंट्रीज दी हुई है उसमें। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है, सेक्शन 9 ये कह रहा है कि जहां पे हम क्लास 2 में, अगर क्लास 1 में कोई एयर्स नहीं है और क्लास 2 में हम बांटने के जा रहे हैं प्रॉपर्टी को, तो क्लास 2 में जो 9 एंट्रीज दी हुई हमें, तो अगर पहले एंट्री में हमें मिल जाते हैं एयर्स, तो पहले एंट्री वाले को मिलेगा वो प्रॉपर्टी, पहले एंट्री वाले को सबको मिलेगा। अगर पहले एंट्री वाले में कोई नहीं है, तब क्लास दूसरे वाले एंट्री में जाएंगे, दूसरे वाले एंट्री में अगर कोई नहीं है, तब तीसरे में जाएंगे, एंड सो। ठीक है, तो एक एंट्री को दूसरे एंट्री के ऊपर यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है क्लास 2 वाले में। ठीक है, एक एंट्री प्रिवेल करती है दूसरे एंट्री पे। क्लास 1 में सब एक साथ साइमल्टेनियसली लेते हैं, लेकिन क्लास 2 में फर्स्ट एंट्री जो मतलब असेंडिंग ऑर्डर में जो एंट्री दी हुई है, जो 9 एंट्री है आपकी, पहले एंट्री को दूसरे एंट्री के ऊपर प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो पहले एंट्री में कौन है? मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसकी डेथ हो जाती है, प्रायोरिटी बेसिस है यहाँ पे प्रायोरिटी में दिया जाता है एक एंट्री को दूसरी एंट्री के ऊपर। जो ऊपर वाला एंट्री, जो पहले वाला एंट्री है, 1 को प्रेफरेंस दी जाएगी 2 के ऊपर, 2 को प्रेफरेंस दी जाएगी 3 के ऊपर, 3 को प्रेफरेंस दी जाएगी 4 के ऊपर, 4 को प्रेफरेंस दी जाएगी 5 के ऊपर। तो इसी तरीके से हम लोग 9 एंट्री को वैसे ही हम लोग देखेंगे। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके पिता और पिता और भाई बहन है, तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे बटेगी? अब ये कौन से कैटेगरी के हैं? पिता और भाई बहन, क्लास 1 वाले हैं या क्लास 2 वाले हैं? ये क्लास 2 को क्लास 2 में किस तरीके से बंटवारा होता है? प्रेफरेंस के बेसिस पे। पहले एंट्री में जो है उसको प्रेफरेंस मिलती है, उसके बाद वाले में। तो पिता कहाँ है और भाई बहन कहाँ है? कौन किस कैटेगरी में है? एंट्री 1 में फादर है तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी किसको मिल जाएगी? अगर भाई बहन और फादर है तो फादर को पूरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ठीक है, और अगर फिर फादर नहीं होते, सिर्फ भाई बहन होते, तो उन दोनों को आधा आधा हिस्सा मिल जाता। ठीक है, ठीक है, यस मैम। यस मैम। ठीक है। अंजलि, अब आप, हाँ ठीक है, अभी हम लोग वो एंट्री देख रहे हैं, सारे क्लास 2 वाले एंट्रीज देख लेते हैं। एक बार पूरी एंट्री हम लोग देख लेंगे, फिर उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स बना लेंगे। ठीक है, तब क्लैरिटी आ जाएगी। अंजलि, इन अंजलि, यस मैम। हाँ, क्लास 2 वाले जितनी एंट्रीज है वो से पढ़िए, आप बताइए कौन कौन है। देखिए, क्लास 2 में जो कैटेगरी बनाई गई है वो कितनी एंट्री में बंटवारा कर दिया गया है? 9 एंट्री बना दी गई है, और एक एंट्री को, जो ऊपर वाला एंट्री है, उसको उसके बाद वाले एंट्री पे प्रेफरेंस दी जाती है। तो अगर एंट्री 1 में कोई व्यक्ति है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी उसके बाद वाले में। ठीक है, तो सबसे पहले किसको प्रेफरेंस दिया गया है क्लास 2 वाले में? फर्स्ट एंट्री कौन है? फादर। ठीक है। सेकंड? Entry second, sons, daughters, son, sons, daughters, daughter, brother and sister. सन्स डॉटर सन, एक मिनट, सन्स डॉटर सन्स मतलब पोती का बेटा, पर पोता। ठीक है, उसके ऊपर हिंदी में लिख लीजिए, थोड़ा आसान होगा। ऐसे ऐसे करने में थोड़ी दिक्कत होती है, मतलब आई वुड सजेस्ट कि ऐसे करने में थोड़ा आसान हो जाएगा आपको, क्विकली बनेगा क्वेश्चन।
पहले पिता, दूसरी एंट्री में कौन? मैम परपोता, दूसरी एंट्री के दूसरे वाला कौन है? सन्स डॉटर्स डॉटर। सन्स, डॉटर्स, डॉटर्स, ठीक है, तो मतलब परपोती। उसके बाद कौन आते हैं? ब्रदर एंड सिस्टर। पहले ब्रदर फिर सिस्टर, ठीक है। थर्ड एंट्री में कौन कौन है? थर्ड में है डॉटर्स सन्स सन, डॉटर्स सन्स डॉटर, डॉटर, सन, सन मतलब कि नाती नाती। का बेटा, नाती का बेटा। उसके बाद डॉटर्स सन्स डॉटर। मतलब नाती की बेटी। देन डॉटर्स डॉटर्स डॉटर, सॉरी डॉटर्स डॉटर्स सन। नतनी का बेटा। आफ्टर डॉटर्स डॉटर्स डॉटर। नतनी की बेटी। ओके। एंट्री 4 ब्रदर्स सन। देखिए देन यहाँ पे एक मिनट, कोई भी एंट्री जो होगी ना, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो मेल साइड से जो पैटर्नल रिलेशनशिप हो रहे हैं, जो पैतृक रिलेशनशिप वाले जो है, उन्हें प्रेफरेंस दी गई है, जो कि फीमेल से कंप्लीटली जुड़े हुए हैं, है ना। पहले बेटी की बेटा का बेटी का बेटा आ रहा है, फिर उसके बाद उसकी बेटी आ रही है, फिर बेटी का बेटा आ रहा है, फिर बेटी का बेटा का बेटी आ रही है ना। फोर्थ एंट्री पढ़िए। ओके। फोर्थ एंट्री ब्रदर्स सन, ब्रदर सन, आपका भतीजा, ब्रदर सन भतीजा, सिस्टर्स सन, भांजा, ब्रदर्स डॉटर, भतीजी, सिस्टर्स डॉटर। ठीक है। फोर्थ, फिफ्थ मैम, फिफ्थ हाँ है। फिफ्थ फिफ्थ फादर्स फादर, कौन हो गए? फादर्स फादर, कोमल। फादर्स फादर्स कौन होंगे? दादाजी। दादा। हम्म, दादाजी हो गए। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़िए। फादर्स मदर। ठीक है। आफ्टर दैट एंट्री 6 फादर्स विडो। फादर्स मदर कौन हो गई? दादी। दादी। एंट्री 6 फादर्स विडो। हम्म ये एक्ट उस एंड टाइम का है ना, फादर्स विडो क्यों रखा गया है? क्योंकि उस टाइम का देखिए, एक तो ये एक्ट जब आया होगा, हो सकता है कि उस वक्त एक मेल जो है उनकी मल्टीपल वाइफ हुआ करती हूँ, ठीक है। एक तो आप जो आपकी एक्चुअल बायोलॉजिकल मदर है वो है, और एक हो सकती है आपकी माँ पापा की बीवी, है ना, फादर की विडो। तो उनको भी इस कैटेगरी में क्लास 1 में आपकी ओरिजिनल मदर, आपकी जो बायोलॉजिकल मदर है, उन्हें डाला गया है। और क्लास 2 के एंट्री नंबर 6 में फादर की विडो को डाला गया है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। हो सकता है कि वो आपके पापा के वो आपकी माँ ना हो, लेकिन आपके फादर की वाइफ हो, इसलिए उनको उस वक्त का ये जो एक्ट बनी थी, उस टाइम मल्टीपल वाइफ होती थी, मल्टीपल विडो भी होती थी। इसलिए विडो की जब हिस्सेदारी हम देखेंगे ना, तो उसमें भी हम ये देखेंगे कि अगर एक व्यक्ति ने 3 शादियां कर रखी है या 4 शादियां कर रखी हैं, तो अब उसकी मृत्यु के बाद वो 4 विडो हो गई, तो उन 4 विडो का एक हिस्सा हो जाएगा, फिर इन चारों विडो में 1/4, 1/4, 1/4 उन्हें बांटा जाएगा, ठीक है। अभी आप जो क्लास 6 वाली एंट्री पढ़ रही हैं, आप उसे पढ़िए, कंटिन्यू कीजिए अंजलि। ओके मैम। देन वी हैव ब्रदर्स विडो। हाँ, तो हम लोग एंड याद रखेंगे क्लास 6 वाले एंट्री नंबर 6 में जो है विडोज को डाला गया है। मैम आगे बोलूं। हाँ हाँ, बोली बोली। एंट्री 7 फादर्स ब्रदर।
and father's sister. फादर्स ब्रदर चाचा जी और फादर सिस्टर बुआ जी। यहाँ पे भी रिलेशनशिप जो है इस तरीके से है कि जो पैतृक साइड से आपके रिलेटिव है उन्हें प्रेफरेंस दी जा रही है एंट्री के थ्रू भी। Entry 8, mother's father and mother's mother. मदर्स फादर एंड मदर्स के फादर नाना। दादा कहाँ आ रहे थे, कौन सी एंट्री में थे दादा? 5th. तो ये याद रहेगा कि दादा को प्रेफरेंस मिलेगा नाना के ऊपर। उतना तो आपको याद नहीं हो पाएगा, मोटी आपको याद रखना है। ठीक है। Entry 9, mother's brother and mother's मदर्स sister. ब्रदर कौन हो गए? मामा जी. और मदर्स सिस्टर मौसी. जी, ठीक है। तो ये आपकी एंट्रीज है, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में एक लाइन लिखा है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में क्या है पढ़िए। Okay. Explanation. In this schedule, reference to a brother or sister do not include references to a brother or sister by uterine blood. तो यूटेराइन ब्लड से अगर कोई रिलेटेड है तो उन्हें ब्रदर एंड सिस्टर की कैटेगरी में नहीं रखा गया, ओनली फुल। अच्छा बताइए अब, फुल ब्लड, हाफ ब्लड और यूटेराइन ब्लड क्या डिफरेंस होता है, क्या है ये? अमरेंद्र आप बताइए। मैम अभी याद नहीं है। शब्द तो समझ रहे हैं ना, उससे समझने की कोशिश कीजिए। फुल ब्लड, इससे मतलब क्या होगा? मदर भी सेम हो सकता, फादर भी सेम। ठीक है। हाफ ब्लड मतलब कौन अलग होगा, माता या पिता? माता सेम हो। माता सेम कैसे हो जाएंगी? यूटेराइन नो नो। सेम यूट्रस से जो आ रहे हैं उसमें माता यस सेम मैम। होंगी ना। फादर फादर हाँ, फादर फादर हाफ में फादर सेम होते हैं और मदर अलग अलग होती हैं। और यूटेराइन में, क्योंकि यूटेराइन यूटरस से बना है तो उससे क्या होगा, सेम यूटरस जिसने शेयर किया, तो यूटरस किससे आ गया, माँ से। तो सेम माँ है और पिता अलग है। डिफरेंट। ठीक है अमरेंद्र, याद रहेगा? यस मैम। ठीक है। अब हम लोग क्लास 2 ऐसी कुछ हम लोग ये कर ले, प्रैक्टिस कर ले, कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करें। क्लास 2 1 तो क्लियर है अभी सबको? मैम. यस मैम। यस मैम। यस मैम। एक व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, जिसके जब वो छोटा था उसके माता पिता की का देहांत हो चुका था, ठीक है। और वो इकलौता बेटा था अपने माता पिता का। उसकी परवरिश जो है उसके दादा दादी ने ये सोचा कि बच्चा जो है ये बहुत ही मनहूस है और इसकी वजह से उसके इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई है, तो उन्हें निकाल दिया और उसकी परवरिश जो है उसके नाना नानी ने की, ठीक है। अब ये जो बच्चा था ये बड़ा हो गया, बहुत अच्छा उसने पढ़ाई करी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बन गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी भी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई जब ये अनमैरिड था। अब इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसने कोई वसीयत नहीं बनाई थी, अब इसकी जो प्रॉपर्टी है वो किन्हें मिलेगी? सर्वाइविंग है दादा दादी नाना नानी, दादा दादी। लेकिन पालन पोषण तो नाना नानी ने किया। आप श्योर है दादा दादी मिलेंगे? यस मैम, पालन पोषण का यस इसमें फर्क नहीं है। हम्म। क्या क्या कहा किसी ने? हाँ, तो सबसे पहले क्योंकि ये मेल हिंदू है तो इसको हम लोग सेक्शन 8 में देखेंगे। सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग क्लास 1 में कोई बचा हुआ है इसका? क्लास 1 में कोई जीवित है इस No, व्यक्ति ma'am. का? No, ma'am. तो क्लास 1 में नहीं मिलेगा, क्लास 2 में जाएंगे। क्लास 2 में एंट्री में जब हम देखते हैं तो उसमें एंट्री में कौन, किसे प्रेफरेंस दी गई है? 5वीं एंट्री में कौन है?
दादा और दादी, और 8वें में आपके नाना-नानी आते हैं। तो भले ही पालन-पोषण उसके बाद नाना-नानी ने किया है, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट वो प्रॉपर्टी किसे मिलेगी? उसके दादा-दादी को। ठीक है? और कैसे मिलेगी आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी लिखने में। आप बताएँगे सेक्शन 8 को, क्वेश्चन आएगा फैक्चुअल। अब देखिए ये क्वेश्चन है, किसी ने मुझसे पूछा था ना कल, फैक्चुअल वगैरह का आता है तो किस तरीके से आंसर देना होता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है? इसको हम फैक्ट्स लिख देंगे, सबसे पहले फैक्ट्स करके, फैक्ट्स के पॉइंट। इश्यू क्या है? इश्यू क्या है इसमें? के कौन है बताइए, इश्यू क्या है इसमें? मैम किससे मिलेगा मैम प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी किसे डिवॉल्व करेगी? जो व्यक्ति है उसके डेथ के बाद, ठीक है? लीगल प्रोविजन कौन-कौन सा डालेंगे हम? एनालिसिस में क्या सेक्शन सेक्शन बताइए। घबराना नहीं है सेक्शन किसी 8 को, गलत सही कुछ भी है जवाब दीजिए। जवाब देते रहेंगे तो आपको, चाहे आप गलत बोले या सही बोले, आपकी बोलने की जो हैबिट है। 1 मिनट रुकिए। ठीक है? तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे लीगल प्रोविजन कौन-कौन सा इसमें आ जाएगा? सेक्शन सिर्फ 9 लिखेंगे कि 8 लिखना ज़रूरी भी है? मैम 8 भी मैम। 8 इससे भी फास्ट इम्पोर्टेंट से है। काम चल जाएगा। सेक्शन 8, सेक्शन 9 एंड शेड्यूल, तीनों की बात करेंगे हम लोग, है ना? क्योंकि शेड्यूल से हमें पता चल रहा है कौन सी एंट्री कहाँ पे है, कौन सी एंट्री में कौन-कौन है ना? तो हम लोग ये सारे तीनों एक ठीक है? सेक्शन 8, 9 एंड शेड्यूल, तीनों को हम लोग लिख देंगे वहाँ पे। उसके बाद हम उसकी एनालिसिस करेंगे। तो लीगल प्रोविजन डालते हुए हम लोग आगे से उसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? जो आपका लीगल प्रोविजन है उसे ज़रूर डालेंगे। पहले लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 ये प्रोविजन है कि क्लास 1 को मिलेगा, क्लास 1 में कोई नहीं होते तो क्लास 2 को मिलेगा, फिर एग्नेट को, फिर कॉग्नेट को। फिर फर्दर सेक्शन 9 टेल्स अस इन द further section 9 tells us how the property will devolve under class 2as. It says that first entry shall prevail over other entry, and on the basis of priority जो property है it gets devolved. उसके बाद applying the facts in the and applying the present fact over the provision, we don't have any, there is no heirs in the class 1 category, therefore the property shall devolve on the basis of class 2 heirs. And since the father's father and father's mother comes under section entry number 5, and one entry is given preference over the other entry, therefore the property shall devolve जो भी है उनके फादर्स फादर टू फादर्स एंड फादर्स मदर। ठीक है, हो जाएगा ये 5 नंबर का क्वेश्चन, मोस्टली ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आएगा, और प्री में तो 1 नंबर का आएगा। आप लोग लिख लेंगे इसे, बना तो मैम। यस लेंगे, लिख मैम। लेंगे भी। यस मैम। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना है जैसे कि आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए कि प्रॉपर्टी किस तरीके से डिवॉल्व की, जो लॉ है, लीगल जो प्रोविजन है वो समझ में आना चाहिए, और आपने किस तरीके से लीगल प्रोविजन को अप्लाई किया है ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, कोई कुछ लिख रहा है, क्या लिख रहा है बोलो। हाँ बोलिए, जिन्होंने भी हाथ रेज किया है अनम्यूट करके बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। हाँ, उन दोनों में हाफ हाफ होगी। हाँ उन दोनों, हाँ, 1 मिनट रुकिए, कॉल आ रही है।
हेलो यस मैम। हेलो। हाँ, तो ठीक है, अब सेक्शन 9 फिर अब कोई पढ़िए दोबारा। अब सारी सेक्शन 9 के जो प्रोविजंस है वो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। मैम एक एनीवन? डाउट है मैम। हाँ, एक मिनट पहले हम लोग सेक्शन 9 पढ़ लिए, उसके बाद फिर प्रॉपर्टी, उसके बाद आपके डाउट को देखेंगे। कोई दिक्कत है आपको? नो मैम। चलिए, तो अंजलि पढ़िए सेक्शन 9। अंजलि ने पढ़ा है, कीर्ति आप पढ़िए। हेलो मैम सेक्शन 10। सेक्शन 9। 10। सेक्शन 9 एक बार पढ़िए, फिर उसके बाद सेक्शन 10 पढ़ेंगे। पहले सेक्शन 9 पढ़िए। ओके मैम। Section ऑर्डर ऑफ 9. सक्सेशन Order अमंग of हेयर्स। succession among heirs in the schedule. Among the heirs specified in the schedule, एक मिनट, those कीर्ति in... कीर्ति कीर्ति हेयर्स नहीं पढ़ते, एच जो है वो साइलेंट है, एयर्स पढ़ते हैं उसे, ठीक है? Okay ma'am. Among the heirs specified in the schedule, those in class 1 shall take simultaneously and to the साइमल्टेनियसली का exclusion मतलब of समझ आ गया अभी सभी को? साइमल्टेनियसली मतलब क्या होता है? एक साथ बराबरी सभी का लेंगे। हिस्सा हाँ, and to the exclusion of all other heirs. Those in the first entry in class second shall be referred to those in second entry, and those in the second entry shall be referred to those in the third entry, and so on in succession. ठीक है, तो एंट्री का प्रेफरेंस समझ में आ गया। एक एंट्री पे दूसरी एंट्री के ऊपर प्रेफरेंस होगी। अब सेक्शन 10 पढ़िए। मैम एंट्री के लिए डाउट है मैम। हाँ, एंट्री के लिए डाउट है, बोलिए। हाँ, एंट्री का जो डाउट है वो सेक्शन 10 में क्लियर हो जाएगा। पहले सेक्शन 10 पढ़ लेते हैं, फिर आप देखते हैं कि आपका डाउट रहता है कि नहीं। ठीक है, शिवम सेक्शन 10 पढ़िए। हेलो, हाँ, सेक्शन आवाज 10 आ रही है पढ़िए। मैम? हाँ। जी जी, आवाज आ रही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमॉन्ग एयर इन क्लास फर्स्ट ऑफ शेड्यूल, जिसमें बताता है द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंस्टेट शैल बी डिवाइडेड अमॉन्ग द एयर इन क्लास फर्स्ट ऑफ द शेड्यूल इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग रूल्स। रूल फर्स्ट बताता है। ठीक है, तो क्लास 1 में किस तरीके से प्रॉपर्टी डिवॉल्व करेगी उसके बारे में बताता है। तो जैसे मैंने कहा था कि ये जो एक्ट बना था उस टाइम जो है बाइगमी जो था वो उस टाइम होता था। तो जब बाइगमी थी, बाइगमी मतलब बाइगमी क्या, एक व्यक्ति की 2-3 वाइफ होती थी, तो उनकी मृत्यु के बाद वो सारी विडो हो जाती थी। तो उन सबको, क्योंकि विडो को क्लास 1 की कैटेगरी में रखा गया, तो हर एक विडो का 5 विडो है तो उन्हीं का 5 हिस्सा हो जाएगा। तो उस चीज से बचाने के लिए क्या क्या था कि जितनी भी विडो होंगी, चाहे 5 हो, 4 हो, 2 हो या 1 हो, उन सब का एक हिस्सा हो जाएगा। और फिर बाद में जितनी विडो होंगी उस एक हिस्सा मिल गया। जैसे 1/4 बेटा बेटी और विडो है और माँ है, 4 हिस्सा हो गए, 1/4 1/4 1/4 मिल गया। अब ये जो विडो है वो 2 विडो है, तो अब ये जो 1/4 मिली है उसमें फिर ये आधा आधा दोनों विडो को मिलेगा, तो 1/8 एंड 1/8। ठीक है, ये समझ में आया विडो का हिस्सेदारी? यस मैम। ठीक है, और ये जो हिस्सा होता है जिसे हम बोलते हैं, इस तरह की जो हिस्सेदारी करते हैं, इस तरह की जो साइमल्टेनियसली जो प्रॉपर्टी डिवॉल्व करती है, इसे हम बोलते हैं पर कैपिटा। ठीक है, रूल 1 पढ़िए। अब पढ़िए रूल 1। कौन पढ़ रहा था? शीतल पढ़िए। मैम जो आपने पर कैपिटा कहा है वो ये बोला है कि जो विडोज में टुगेदर नहीं 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 डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, हुआ है। टुगेदर डिस्ट्रीब्यूशन ये नहीं बोला है। जो एक एक क्लास 1 के एयर्स को एक जो प्रॉपर्टी हिस्सा मिलता है ना, साइमल्टेनियसली जो हिस्सेदारी मिलती है, उसे हमने पर कैपिटा बोला है। ओके मैम। ठीक है, अब पढ़िए रूल 1। Rule 1. The intestate widow, or if there are more widow than one, all the widow together shall take one share. ठीक है, तो चाहे वो एक विडो हो या एक से अधिक विडो हो, सारी विडो का एक हिस्सा मिलेगा, उन्हें 1 शेयर मिलेगा। फिर उस 1 शेयर में उन्हें आपस में बांटना होगा। ठीक है, तो जितनी नंबर ऑफ होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, उनकी जो प्रॉपर्टी है उतने से वो डिवाइड हो जाएगा। 4 होंगी, 4 हिस्सेदारी लगी तो 1/16 1/16 1/16 हो जाएगा। ठीक है, 2 होंगी, अगर एक हिस्सा मिला तो हाफ हाफ फिर प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ठीक है, और मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसकी 2 विडो ही है, तो उसमें आधा आधा हिस्सा हो जाएगा।
रूल 1 क्लियर है? Yes, थोड़ा सा ma'am. टेक्निकल है। हाँ ठीक है, अब रूल 2 में आइए। आयुषी पढ़िए रूल 2। मैम एक्चुअली मेरे पास डायरेक्ट हेलो, नहीं है। हेलो। मैम ठीक है मैं तो पढ़ूं क्या? शीतल, हाँ आप पढ़िए। इमरान क्या हुआ बोलिए, Rule किसने 2. रेज किया The है? surviving sons and daughters and the mother of the intestate shall each take one share. ठीक है तो मदर, अभी वैलिड देखिए, आपको न्यूमेरिकल्स जो क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया है वैलिड। अब कोई व्यक्ति है जिस 1956 से पहले उसने शादी कर रखी होगी, तो यहाँ से सेविंग क्लॉज भी है जो ये बताता है, इसको सेव कर देता है। तो अगर उनकी हिस्सेदारी होगी तो उसमें उनकी अगर विडो होंगी, मान लीजिए 1956 से पहले उसने 2-3 शादियां कर रखी हो, तो 3 विडो हो गई, तो अभी तो उन्हें हिस्सा मिलेगा ना। इस एक्ट के आने से पहले अगर विडो पहले से है, उनकी शादी हो रखी है, उसकी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप उसके इसके लीगल इसमें मत जाइए एस्पेक्ट पे कि अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, आप बस उसकी प्रॉपर्टी डिवॉल्व कैसे करेगा, वो प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होगा कि उसको समझिए। उसको समझने के लिए आपको ये विडो का कंसेप्ट समझना होगा कि 3 विडो है, तो सब विडो को क्यूमुलेटिव मिला के एक हिस्सा मिलेगा और फिर आपसी में आपस में वो डिवाइड करेंगे। रूल 2 ये कहता है कि अगर उनके सर्वाइविंग सन, डॉटर और मदर है तो उन सबको एक एक हिस्सेदारी मिलेगी। ये जो हिस्सा लगाते हैं हम लोग, ये जो हिस्सेदारी शेयर जो हम बांटते हैं, जहाँ पे हर एक व्यक्ति को एक एक शेयर मिलता है, उससे हम बोलते हैं पर कैपिटा। ठीक है, रूल 2 क्लियर है? रूल 1 क्लियर है? और जो मैम विडोज में आपस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो पर कैपिटा नहीं है ना? नहीं, वो पर कैपिटा नहीं होगा, वो पर स्ट्रिप्स हो जाएगा, क्योंकि अब वो उन्हें टुकड़े का टुकड़ा मिल रहा है। जो मेजर बड़ा टुकड़ा हो गया वो पर कैपिटा, और टुकड़े का जब टुकड़ा करते हैं तो वो पर स्ट्रिप्स हो जाते हैं। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, अब रूल 3 में आइए। रूल 2 क्लियर है सबको? इसमें तो कुछ है यस नहीं मैम। टेक्निकलिटी। अब आते हैं रूल 3 में। The heirs in the branch of each predeceased son or each predeceased daughter of the intestate shall take between them one share. ठीक है, तो जो भी heirs होंगे, जो पहले से मृत्यु अगर बेटी बेटे अगर कोई बेटा या बेटी है जिनकी मृत्यु पहले से हो रखी है, तो उसमें जो बंटवारा होगा उन्हें उन सब का एक एक शेयर होगा। मतलब अगर मान लीजिए प्रीडिसीजन है, उसकी कोई विडो होगी, उनका बेटा होगा, उनकी बेटी होगी, बेटे की बेटा होगा या बेटा का बेटी होगा, तो उन सब का डिस्ट्रीब्यूशन, उन सबको उस ब्रांच में एक एक शेयर मिलेगा। पहले एक प्रीडिसीजन का एक शेयर हो जाएगा, फिर बाद में उसका जो बेटा का ब्रांच होगा, बेटे की जो फैमिली होगी, उसमें वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं पर स्ट्रिप्स। टुकड़े का जब टुकड़ा करते हैं तब वो पर स्ट्रिप हो जाता है, और जब मेजर चंक में आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसे हम बोलते हैं पर कैपिटा। क्लियर है? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा सुनिए, ये रूल 3 और रूल 4 के लिए हम लोग न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तब ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब प्री डिसीज किसी को हम लोग वैसे चार्ट बन के बनाएंगे तब आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका चार्ट बना लें, मतलब पहले इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे और फिर ये क्वेश्चंस बनाएंगे इससे। ठीक है, तो कल मैं आप लोगों को ये न्यूमेरिकल, कल हम लोग 9 बजे से क्लास ले सकते हैं? कोई दिक्कत है किसी को, कोई आपत्ति है? नो मैम। नो किसे? मैम। No, ma'am. नहीं, किस देख लीजिए, अगर थोड़ा 9 बजे से कर लेते हैं तो थोड़ा आसान हो जाए, क्योंकि परसों 15 अगस्त है, तो हमें सुबह सवेरे जाना होगा। ठीक है, तो बस इसके लिए था कि एक दिन अगर आप एडजस्ट कर सकते हैं कल, और अगर थोड़ा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बनाने में टाइम लगता है, तो 1 घंटे में हो नहीं पाएगा और बहुत लंबी हो जाएंगी क्लासेस, अननेसेसरी। तो मैं पहले से घर पे मैं आ गई हूँ, तो मैं पहले से आपके लिए क्वेश्चंस वगैरह जो है वो पहले से भेज दूंगी ग्रुप में, और जो आंसर्स के फॉर्मेट भेजने हैं वो भी मैं भेज दूंगी पहले से, तो आप लोग प्रिपेयर हो जाएंगे, और फिर डायरेक्टली सिर्फ हम लोग उसे डिस्कस कर लेंगे, और डिस्कस करते हुए फिर रूल्स देख लेंगे। कोई आपत्ति किसी को? नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो रूल 3 और रूल 4 जो है वो हम लोग एक न्यूमेरिकल के थ्रू, एक केस के फैक्ट्स के थ्रू
हम लोग इसे कल देखेंगे, ठीक है। टिल देन आप लोग इसे रिवाइज कर लीजिएगा और जो एंट्रीज हैं उसे एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। वो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उसका पालन पोषण किया इसने, जैसे मैंने आपको पूछा ना पालन पोषण के इसमें, तो पालन पोषण से हमें नहीं जाना है, हमें ये देखना है कि हमारे पास लीगल प्रोविजन क्या है हमारा, है ना। और हमेशा एक माइंड में रखिएगा कि जो पैटर्नल है, मतलब थोड़ा सा उस तरीके से देखिएगा कि जो पैटर्नल रिश्तेदार है उन्हें ज्यादा प्रेफरेंस दी गई। मान लीजिए मौसी ने पाला पोसा, मामा ने पाला पोसा, लेकिन कोई मतलब नहीं है, अगर बुआ और चाचा जिंदा है तो उन लोगों को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो एंट्री में पहले है, प्रेफरेंस पहले दिया गया है उन्हें, ठीक है। तो एक बार आप लोग शेड्यूल को देख लेंगे, क्लास 1 में कौन कौन आते हैं। मेनली जो आपका क्वेश्चन आता है वो क्लास 1 वाले से आएगा, क्लास 2 में बहुत डीप से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, मैम ऑन द आसान बेसिस क्वेश्चन ऑफ पूछेंगे। सर्कमस्टांसेस हम डिसीजन नहीं, we do not have to take the decision on the basis of circumstances. If you नो are मैम, planning कई to बार be a जजेस में जैसे कि जो ये केस आया था कि वही वाला बहू वाला, जो एक केस में तो ये बोल दिया था कि नहीं सास ससुर को ही मिलेगा, पर फिर जब दूसरा केस आया था तो उसमें मतलब कि पेरेंट्स को आप प्रेफरेंस दी थी। ठीक है, आपके पास अगर कोई क्या है लीगल प्रेसिडेंट है जो ओवरराइड कर रहा है उस लॉ को, कोई केस लॉ है जिसपे बेस्ड वो फैक्ट दिया गया है, तब आप केस लॉ लिखते हुए बताएंगी उसे, है ना। तो आपको यस जब भी मैम। कोई आंसर देती हैं जहाँ पे आप ओवरराइड कर रही है लॉ को, दैट हैज टू बी सब्सटैंशिएटेड विद अ केस लॉ। इफ यू हैव अ लेटेस्ट केस लॉ ऑन दैट पर्टिकुलर फुटिंग, तो आप केस लॉ डाल के आपकी आप उसे बताइएगा कि ये पर्टिकुलर फैक्ट जो है ये पर्टिकुलर केस में आया था जिसमें जो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट है उन्होंने ये कहा था, तो उसे करते हुए हम इस तरीके से प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो जो भी आपके केस लॉज होते हैं उससे भी हम डाल के फिर लिखते हैं, अपने मन से नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है, ऐसा होना चाहिए, या तो कोई लीगल प्रावधान हो बिल्कुल क्लियर प्रोविजन दिया हुआ हो, या फिर उससे रिलेटेड कोई केस लॉ आया हो। और केस लॉ अगर यस मैम, मैं जजशिप की बात कर रही थी। हाँ, किसकी बात कर रही थी आप? मैम जज के रिस्पेक्टिव में। हाँ, जज जज के मतलब मैं समझ नहीं पाई, मतलब केस के रिस्पेक्ट में आप कह रही थी, है ना। यस मैम, मतलब कि जज हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टांसेस, ये क्योंकि हाँ, जब ये नहीं, जज कंडीशन जो आप हैं आप ऐसी होती हैं, जब मतलब सामने नॉर्मल कोर्ट पर्सन में के हिसाब आएंगे, से नहीं। नॉर्मल पर्सन के हिसाब से नहीं, अब आपको आंसर जो आपके पेपर में लिखना है, आप तो जज बनने के लिए आपने देना ना एग्जाम, तो आप नॉर्मल पर्सन के इस पे नहीं लिखेंगी, आप लीगल प्रावधान के बेसिस पे लिखेंगे, चाहे वो प्रावधान कोई प्रोविजन के बेसिस पे हो या फिर कोई केस लॉ के बेसिस पे हो, ठीक है। मैं आपके आंसर्स की बात कर रही हूँ, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, हम लोग इक्विटी वाले कंसेप्ट पे नहीं जा रहे अभी, ठीक है, हम लोग लॉ पे हैं अभी, यस मैम। ठीक है। तो कल एक बार आप लोग मैम बस एक डाउट, रिवाइज कर लीजिए। हेलो, हाँ बोलिए। मैम क्लास 2 हेयर में कैटेगरी 2 में मैम 4 पीपल्स आर देयर मैम, अगर 4 के 4 जिंदा हैं तो मैम इक्वली डिवाइड होगा पर कैपिटा या फिर 1 by 1 होगा मैम? क्लास 2 में क्या है, क्वेश्चन फिर से बोलिए एक बार। मैम क्लास 2 में कैटेगरी 2 में डिवाइडेड इन 4 पीपल मैम, मैम अगर 4 के 4 जिंदा हैं तो प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होगी मैम, और फादर नहीं है, कैटेगरी 1 में कोई नहीं? देखिए इसके लिए आपका सेक्शन 11 है जो बताता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है और स्पेसिफिकली 1 एंट्री जो होती है उसमें जितने लोग होते हैं उन्हें इक्वली मिलता है, ये सेक्शन 11 बोलता है, ठीक है। सेक्शन 11 पढ़िए, आपको क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 11 सेज दैट द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरस्टेट शैल बी डिवाइडेड बिटवीन heirs स्पेसिफाइड इन एनी 1 एंट्री, कोई एक एंट्री होगा, 5वें में, चौथे में, दूसरे में, एक में, ठीक है, इन क्लास 2 ऑफ द शेड्यूल सो दैट दे शेयर इक्वली, ठीक है। तो दादा और दादी थे तो आधा आधा दोनों को इक्वली मिल गया, यस मैम। ठीक है। ये 9 से 13 जो है पूरा डिवाइडेड पार्ट्स, हाँ, if there are 4 people surviving people in that particular category, then the property shall be divided into shall be divided equally among them, and hence 1/4 उन सबको मिल जाएगा, ठीक है। यस मैम। क्लियर है अब? अभी जो बेसिक है क्लास 1 वाला जो देखा वो है, क्लास 2 के जो थोड़े बहुत हमने सीखे वो समझ में आया, रूल 1 और रूल 2 समझ में आया सबको, सेक्शन 10 का? यस मैम। ठीक है, कल आप लोग रिवाइज करके आएगा, कल मैं कुछ आपको क्वेश्चन भी भेज दूंगी,
वो क्वेश्चंस बना लीजिएगा और मैं आपके जो आंसर्स वगैरह जो है वो मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है? एंड होपफुली वी विल मीट टुमारो एट 9 PM। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो पहले मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। मैम एक्सक्यूज मी मैम। ओके, ठीक है, चलिए, गुड नाइट। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, Good ma'am. night. Good night, ma'am. Thank Thank you, you, ma'am. ma'am. Thank you.